हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। बल्कि रेलवे नमस्कार, आप सभी को ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद। मैं आपके साथ शोभना यादव। देश कोरोना की मुसीबत झेल रहा है। इस लड़ाई में हर किसी को पूरी ताकत से उतरना चाहिए था, लेकिन हो रहा है इसके उलट। और इस बार तो हद हो गई। कोरोना को लेकर राज्य के देश के दो बड़े राज्य उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र आमने सामने हैं। पहले शिवसेना ने प्रवासियों को लेकर योगी सरकार पर हिटलरशाही का इल्जाम लगाया। जवाब में योगी ने आरोप लगाया कि महाराष्ट्र सरकार ने प्रवासियों के साथ सौतेली मां जैसा सलूक भी नहीं किया। विवाद सिर्फ दो राज्य सरकारों के बीच ही नहीं है, बल्कि रेलवे और महाराष्ट्र सरकार के बीच भी है। बीती रात रेल मंत्री पीयूष गोयल ने एक के बाद एक कई ट्वीट करके महाराष्ट्र सरकार से ट्रेन्स की लिस्ट मांगी। आरोप लगाया कि हम जितनी ट्रेन्स देने के लिए तैयार हैं, महाराष्ट्र सरकार ले ही नहीं रही है। पीयूष गोयल का यह निशाना उद्धव ठाकरे को जवाब है। उद्धव ने आरोप लगाया था कि रेलवे पर्याप्त ट्रेनें मुहैया नहीं करवा रहा। यानी कुल मिलाकर संकट की इस घड़ी में भी सियासत पूरे जोर पर है। कोरोना काल में आमने सामने दो सरकार। मजदूरों के मुद्दे पर योगी उद्धव में आर पार। योगी सरकार की तुलना हिटलर शाही से। देश में 5 से 6 करोड़ प्रवासी मजदूर विस्थापित कश्मीरी पंडितों की तरह जीवन जीने को मजबूर हैं। जहां पर पेट पालने के लिए काम करते थे, अब वहां उनके लिए काम बचा नहीं। इसी कारणवश उन्होंने अपने घर की ओर पलायन शुरू किया। ये सभी लोग पैदल चलकर निकले। बहुत सारे लोगों की मौत भी हो गई, जिन्हें हिटलर की क्रूरता को लेकर गुस्सा है। जैसे हिटलर ने यहूदियों के साथ छल किया, मारा और दुख दिया, उसने प्रवासी मजदूरों के साथ क्या किया? ईश्वर उनको सही शब्दों का चयन करने की शक्ति दे। और उत्तर प्रदेश सरकार में जिस तरह माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ काम कर रहे हैं, पिताजी की मृत्यु हुई उसके बावजूद 24 घंटे जो श्रमिक आ रहे हैं उनकी चिंता करना। यूपी में हिटलर शाही का जवाब सौतेली मां से दिया। संजय राउत जी, एक भूखा बच्चा ही अपनी मां को ढूंढता है। यदि महाराष्ट्र सरकार ने सौतेली मां बनकर भी सहारा दिया होता, तो महाराष्ट्र को गढ़ने वाले हमारे उत्तर प्रदेश के निवासियों को प्रदेश वापस न आना पड़ता। उत्तर प्रदेश के लोग कोई पढ़ाई नहीं है, लेकिन उनका दोयम दर्जे का व्यवहार वर्तमान सरकार कर रही है, उचित नहीं है। प्रवासियों के लिए ट्रेन पर भी घमासान। महाराष्ट्र सरकार से रेल मंत्री के सवाल। महाराष्ट्र से 125 ट्रेनों के लिए पैसेंजर जानकारी कहां है? अभी तक 46 ट्रेनों की जानकारी दी गई है, जिसमें 5 पश्चिम बंगाल और ओडिशा के लिए है, जिन्हें तूफान के असर की वजह से नहीं चलाया जा सका। इसलिए 125 की जगह सिर्फ 41 ट्रेनों को नोटिफाई किया गया है। कोई जरूरत नहीं है। पूरे देश में से कौन से राज्य से इस प्रकार की लिस्ट रेलवे मंत्रालय ने मंगाई है मुझे मालूम नहीं। महाराष्ट्र सरकार का जो काम है इस मामले में बहुत ही बढ़िया तरीके से चल रहा है। इनकी कथनी और करनी में बहुत अंतर है और उसी के कारण ये महाराष्ट्र को संकट में दिन ब दिन लाते जा रहे हैं। हिटलर शाही बनाम सौतेली मां, क्यों फंसे जनता? तो आपने हमारी ये रिपोर्ट देखी। हर बात पे सियासत, चाहे श्रमिक मजदूरों का मुद्दा हो, उनके खाने का मुद्दा हो, उनके काम का मुद्दा हो, उस पर सियासत।
ट्रेन अगर चलाने का फैसला लिया जाए तो उस पर सियासत। हमारे साथ खास मेहमानों का एक पैनल जुड़ा हुआ है, मैं आपका तारुफ करा देती हूं। प्रेम शुक्ला जी प्रवक्ता हैं बीजेपी के, बहुत बहुत स्वागत सर आपका। चरण सिंह सापरा जी प्रवक्ता हैं कांग्रेस के, सर आपका भी स्वागत। संजय गुप्ता राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ जुड़ेंगे। अशोक वानखड़े जी वरिष्ठ पत्रकार। अवनीजेश अवस्थी जी प्रोफेसर हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में। अभी अवनीजेश जी हमारे साथ नहीं जुड़े हैं, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। मेरा पहला सवाल चरण सिंह सापरा जी आपसे ही है, और सवाल ये कि क्यों नहीं रोक पाए श्रमिक मजदूरों को आप महाराष्ट्र में ही? देखिए शोभना जी, ये जो बयान आया है मेरे ख्याल से योगी आदित्यनाथ जी का, ये प्रतिशोध की भावना दर्शाता है। अब आप बताइए, ये जो सौतेली माँ वाला वक्तव्य किया है, आज महाराष्ट्र की सरकार ने 555 ट्रेनें भेज चुके हैं और 555 ट्रेनों में करीबन 8 लाख श्रमिक जा चुका है। 25,680 बसों में करीबन 7 लाख श्रमिक जा चुका है और इनके लिए 157 करोड़ रुपया महाराष्ट्र की सरकार ने टिकट के लिए और बसों का खर्चा जो हुआ है वो महाराष्ट्र की महाविकास आघाड़ी सरकार ने खर्चा है। क्या सौतेली माँ अपने बच्चों के लिए ऐसे इस तरह से 157 करोड़ रुपए खर्च सकती है? इतनी ट्रेन और बस का इंतजाम कर सकती है? फिर ये जो श्रमिक यहाँ पर हैं, जो आज भी हैं, मैं मात्र मुंबई का उदाहरण दे रहा हूँ, महाराष्ट्र का उदाहरण नहीं दे रहा हूँ, कि मुंबई के अंदर 6.5 लाख श्रमिकों को रोज दिन में 2 बार खाना दिया जाता है। 3 करोड़ 80 लाख रुपया पिछले 60 दिनों में सरकार इसके ऊपर खर्च चुकी है। तो क्या सौतेली माँ कुछ इस तरह से करती है? तो ये जो यूपी के मुख्यमंत्री सापरा जी अजय कुमार बिष्ट जी का जो वक्तव्य आया है, ये बिल्कुल अनुचित है। सापरा जी, पहली बात तो ये कि शुरुआत जिस बयान पर आपको इतनी आपत्ति हो रही है, सौतेली माँ, शुरुआत संजय राउत की तरफ से हुई है, शिवसेना के नेता, उन्होंने हिटलर से कंपैरिजन किया। दूसरा, अगर आप ये कह रहे हैं कि खाना उनको दिया जा रहा था, सब कुछ उनके पास था, तो ऐसे तो कोई अपना घर नहीं छोड़ता है ना सर, ये तो आप भी मानेंगे। देखिए शोभना जी, वस्तु स्थिति यहाँ पर ये है कि आमतौर पर इस समय में भी छुट्टियों में लोग सारे अपने घरों पर जाते हैं। कुछ शादियां होती है, फसल काटनी होती है। अरे सर, गरीब की क्या छुट्टी? सुनिए ना मेरी बात, गरीब की क्या छुट्टी सर, तनख्वाह कटती है, क्या बात कर रहे हैं सापरा जी आप? 30 सेकंड गरीब कब वेकेशन मनाने लगा इस देश में? मेरी बात पूरी होने दीजिए शोभना जी, मेरी बात पूरी होने दीजिए ना, फिर आप बोलिए ना प्लीज जी। देखिए दूसरी बात ये है कि एक तो ये लोग जाते ही हैं, दूसरी बात ये है कि ये जो श्रमिक लोग हैं, इनको कोरोना का डर लग गया यहाँ पर, कि मुंबई के अंदर, महाराष्ट्र के अंदर कोरोना जिस तरह से फैल रहा है, और ये रहते छोटे घरों में, एक घर के अंदर कोई 5 लोग रहता है, कहीं 10, कहीं 15 लोग रहते हैं, और कोरोना का जो भय है, कोरोना का जो डर है, इनके मन में है कि हमारे गांव में डर कोरोना के चलते इनके अंदर बेचैनी आई। जवाब लेने दीजिए। के कारण, भय के कारण, ठीक है सापरा जी, यहाँ से जाना चाहते थे और इनको जाने के लिए महाविकास ठीक है, कोरोना के डर के चलते इनके अंदर एक बेचैनी आई और उसी के चलते ये प्रदेश को छोड़ने लगे। प्रेम शुक्ला जी, मेरा सवाल आपसे ये है कि आरोप आप महाराष्ट्र सरकार के ऊपर लगा रहे हैं, आपका ये कहना है कि उन्होंने सौतेला व्यवहार किया इसीलिए वो अपना प्रदेश छोड़ रहे हैं। अगर आप उत्तर प्रदेश में बैठकर महाराष्ट्र में बैठे श्रमिकों की मदद कर देते, उनके अकाउंट में पैसा डाल देते, या खाने पीने के लिए, रहने के लिए महाराष्ट्र सरकार तक मदद पहुंचा देते जो उन तक इनडायरेक्टली पहुंचती, तो शायद उनको ना छोड़ना पड़ती अपनी जगह। तो ये जो आरोप आप लगा रहे हैं, जिम्मेदार तो कहीं ना कहीं आप भी हैं। नहीं, सबसे ज्यादा जिम्मेदारी तो हमारी ही बनती है, क्योंकि महाराष्ट्र में भी पैसा जो है वो उत्तर प्रदेश से आना चाहिए, आपका ये कहना है। महाराष्ट्र राज्य जिसके अपने खुद के खाते में 1 लाख करोड़ रुपए बैंक खाते में है और 54 लाख करोड़ रुपए जिसके म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन बॉम्बे के खाते में है, और जिसके पास सिर्फ लेबर से जो है कंस्ट्रक्शन वर्कर का वो 9,000 करोड़ रुपए का है, उसमें से सिर्फ 157 करोड़ रुपए निकाले हैं। इसके बाद अगर आम लेबर आता है तो श्रमिक, उसको उत्तर प्रदेश 26 लाख श्रमिकों को, अकेले महाराष्ट्र में, लेकिन हर दूसरा श्रमिक जो है वो महाराष्ट्र से गया हुआ है। अब ऐसे में ये कहते हैं कि तुम हिटलर हो। क्यों हिटलर हो? क्योंकि जो श्रमिक आए हैं उनको 1,000 रुपए की किट दी है, क्योंकि उनको राशन कार्ड देना, जो राशन कार्ड नहीं दे रहे थे। इन्होंने जो है किसी भी श्रमिक को उसके घर में राशन दिया है क्या, जिसके पास राशन कार्ड नहीं है? जबकि केंद्र कहती है कि सबको राशन मिलना चाहिए, और जो केंद्र से राशन गया है वो सारे जिनके पास राशन कार्ड नहीं है उनको भी, जिनके पास राशन कार्ड है उनको भी देना है। उसके बाद आप उनको हिटलर कहते हैं, और सामने से सवाल आ जाता है। प्रेम शुक्ला जी, मैंने आपकी बात मानी,
लेकिन सवाल ये भी तो है ना कि ये जो बसों से चाहे छात्रों को लाने का मामला हो, चाहे श्रमिक ट्रेन चलाने की बात हो, इस पर आपने उत्तर प्रदेश सरकार ने खूब अपनी पीठ थपथपाई। जब प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि जो जहां है वहीं रहे, तो इस नियम को तोड़ने में शुरुआत तो आपने की और उसके चलते तमाम राज्य सरकारें दबाव में आई। अच्छा प्रश्न है, उत्तर ले लीजिएगा। राजस्थान की सरकार ने स्वयं उत्तर प्रदेश की सरकार से कहा कि कोटा में हम छात्रों को सुविधाएं नहीं दे पा रहे हैं, आप कृपया अपने छात्रों को ले जाइए। तो हमको क्या करना चाहिए था? भगवान भरोसे छोड़ देना चाहिए था। अशोक गहलोत जी की सरकार ने पत्राचार किया, बाकायदा सूचना दी कि साहब अपने छात्रों को आप ले जाइए। शुक्ला जी, मैं बता दूं, मैं इस पर पूरी डिबेट कर चुकी हूँ अपने सुबह के बुलेटिन में। ये सच्चाई नहीं है जो आप बोल रहे हैं। भगवान भरोसे छोड़ दिया जाए। हाँ, शोभना जी, और अशोक गहलोत जी की सरकार का, उनके मंत्री का इस पे जो है, सर आप कहते ना, आप ये कहते ना कि प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है जो जहां है वो वहीं रहेगा, यही गाइडलाइंस है, यही नियम है, तब तो आपने सबसे पहले बसें भेजी, अपनी पीठ थपथपाई, अपने को हीरो साबित किया उत्तर प्रदेश सरकार ने, और उसके चलते दबाव में तमाम राज्य सरकारें आई। तो शुरुआत तो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश सरकार ने की ना। छात्रों को राशन न दे, मार डाले और हमको छोड़ दो उसको, उनको यही तो मैं भी कह रही हूँ ये आप लोगों की सियासत के चलते, ये जो गरीबों के मसीहा बनने की आप कोशिश कर रही हैं सरकारें, उसके चलते ही कोरोना फैल रहा है, उसके चलते ही कोरोना फैल रहा है। ये जो 96% प्रवासी मजदूरों को सादा राशन नहीं दिया। पहले संजय गुप्ता का मैं रुक कर लूं, उसके बाद आऊंगी सापरा जी आपके पास। सीमेंट के मिक्सर में भरकर भेजा लोगों को। संजय गुप्ता जी, चाहे आप उत्तर प्रदेश सरकार को हिटलर कहिए, चाहे वो आपको सौतेली माँ कहें, आप लोगों की सियासत के चलते पिस रहा है आम आदमी, परेशान हो रहा है देश का गरीब। ये तो आप सहमत हैं कि नहीं है? नहीं, देखिए, हिटलर जिस गंतव्य के विषय में संजय राउत साहब ने कहा है, वो गंतव्य ये है कि अगर कोई मजदूर 100 किलोमीटर चल के, 200 किलोमीटर चल के, 400 किलोमीटर चल के उत्तर प्रदेश के बॉर्डर पर पहुंच गया है और उस पर बॉर्डर पर पहुंचने के बाद उसको उत्तर प्रदेश के अंदर दाखिल ना करने दिया जाए, तो ऐसा थोड़ी है कि उत्तर प्रदेश कोई नया देश बन गया है। तो अगर इसने से अगर योगी आदित्यनाथ जी ऑर्डर करेंगे कि हम उनको अंदर घुसने नहीं देंगे, तो ये तो एक हिटलर शाही वाली बात करेंगे। तो ये तो गलती मान लीजिए ना, उस गरीब को परेशान क्यों होना पड़ा, उसको महाराष्ट्र क्यों छोड़ना पड़ा, अपनी गलती भी तो मान लीजिए, अपने गिरेबान में भी तो झांक लीजिए। अगर उस गरीब को बिठा के आपने खिलाया होता, उसके अकाउंट में पैसे डाले होते, तो उसे शौक है 500 किलोमीटर 100 किलोमीटर चलने का। आ रहे थे उत्तर प्रदेश में, वो महाराष्ट्र से थोड़ी आ रहे थे। हाँ, देखिए, ऐसा है इस विषय में, ऐसा है साबरा जी, आप रुकिए, इस विषय में ऐसा है कि सिर्फ महाराष्ट्र ही नहीं, सभी प्रदेशों के अंदर जितने ही प्रवासी मजदूर भाई हैं, वो सभी आज उनके मन में एक ही बात है कि हम अपने घर पहुंच जाएं, हम जिए अपने घर में, हम मरे अपने घर में। तो उनके मन में जो ये बात आ गई है ना, इस वजह से ऐसा नहीं है कि केंद्र सरकार ने खाने में कोई कमी छोड़ रखी है, या स्टेट गवर्नमेंट ने खाने पीने में कोई कमी छोड़ रखी है, या किसी भी पॉलिटिकल पार्टियां भी जो है वो भी रोडों पर सबके लिए इंतजाम कर रहे हैं, पानी का, खाने का, पीने का। दिक्कत वो नहीं है, दिक्कत सिर्फ एक यही है कि उनके मन में एक जो बात आ गई है कि हमें सिर्फ अपने प्रदेश ही जाना है, अपने घर ही जाना है। सब लोग उसी बेचैनी का जिक्र करते रहिए और अपनी अपनी पीठ थपथपाते रहिए। अशोक वानखड़े वरिष्ठ पत्रकार मेरे साथ जुड़ रहे हैं। अशोक वानखड़े, जो स्थिति श्रमिकों की है, गरीबों की है, वो किसी से छुपी हुई नहीं है। चाहे राज्य सरकारें हों, आपस में लड़ने का जो भी कहा जाए सियासत चल रही है, नुकसान आम आदमी का, जिम्मेदार कौन? मुझे लगता है राजनीतिक पार्टियां ही जिम्मेदार है और पूर्ण रूप से जिम्मेदार है। इनको शर्म नहीं आती कि कोरोना के जैसे महासंकट के दौरान भी राजनीति करते हैं। योगी आदित्यनाथ की शुरुआत मैं बोलता हूं उन्होंने की है। क्या जरूरत थी जब पालघर में 2 साधुओं की हत्या हुई थी, महाराष्ट्र गवर्नमेंट एक्टिव थी, महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने 100 से ज्यादा लोग अरेस्ट किए थे, इसके बावजूद वहां से फोन करके चिंता जताना कि महाराष्ट्र में बहुत गलत हो रहा है। उसके बाद संजय राउत ने फिर जो साधुओं की हत्या यूपी में हुई तो उन्होंने बात की। ये लड़ाई तब से चल रही है, नाक की लड़ाई है ये। आज मुझे वो ट्वीट जो उन्होंने संजय राउत से कहा, सबसे बड़े मित्र थे उद्धव ठाकरे, जब अयोध्या पहुंचते थे तो योगी आदित्यनाथ सबसे अच्छे मुख्यमंत्री थे। अब क्योंकि साथ नहीं हुआ इसलिए ये सियासत शुरू हो गई। शोभना जी,
एक मिनट मुझे पूरा करने दीजिए। जब इन्होंने हिटलर कहा तो मैं मानता नहीं कि हिटलर की बर्बरता बहुत ज्यादा थी। वो बर्बरता तो यूपी में नहीं हुई, लेकिन उत्तर प्रदेश की मजबूरी भी है। लाखों की तादाद में जो लोग वापस आ रहे हैं तो उनकी व्यवस्था ऑल ऑफ अ सडन नहीं कर सकते, क्योंकि लॉकडाउन बिना किसी को विश्वास में ले किया गया था। लेकिन जब वो कहते हैं कि ये सौतेली माँ भी होती महाराष्ट्र की सरकार तो मजदूर वापस नहीं आता, तो महाराष्ट्र से ज्यादा मजदूर गुजरात से आया है। गुजरात में तो बीजेपी की सरकार है, राम राज्य है वहां पे। तो क्या गुजरात में जो सौतेला व्यवहार हुआ है या गुजरात से जो लोग आ गए हैं ये इसलिए नहीं आए कि गुजरात सरकार ने प्रताड़ित किया? सवाल ये है कि प्रधानमंत्री ने खुद कहा कि घर जाने का एक मानवीय स्वभाव है। आज जो वर्कर है उसके पास 2 टाइम की रोटी मिलेगी, लेकिन जब तक तनख्वाह उसके अकाउंट में जमा नहीं होती और जब तक उसको अपने भविष्य की आश्वस्त नहीं है कि मेरी नौकरी बरकरार रहेगी, लॉकडाउन कब तक रहेगा किसी को पता नहीं। और दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात, जब प्रधानमंत्री ने कहा था कि हर एक की तनख्वाह मिलेगी और कोई भी नहीं जाएगा ऑफिस तो भी उसकी नौकरी मानी जाएगी, प्रधानमंत्री की इस अपील को किसी ने इस देश में नहीं माना। और उसी का खामियाजा भुगत रहे हैं। ठीक है कि जिस नरेंद्र मोदी को हम हमारा भगवान मानते हैं, उनकी जब लोग विचार नहीं करते हम जाए तो कहा। और सही कहा, बम्बई में और अहमदाबाद में मरने से अच्छा है कि गाँव में मरे, इसलिए निकलिए। अब निजेश अवस्थी जी, मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि चाहे केंद्र सरकार की गलती हो, चाहे राज्य सरकार की गलती हो, चाहे लॉकडाउन में राज्य सरकारों को कॉन्फिडेंस में ना लिया गया हो, पिस तो देश का गरीब रहा है ना सियासत के चलते। शोभना जी, पहली बात तो चीफ मिनिस्टर्स के साथ 3-4 बैठकें हुई हैं। हर एक व्यक्ति से 4-4, 5-5, 6-6 घंटे बैठक चली है। मुख्यमंत्री अगर कोई ये कहता है ये बिल्कुल, और मैंने तो एक बार ये बात कहा था कि उसकी लाइव टेलीकास्ट होनी चाहिए उसकी, कि कौन मुख्यमंत्री अंदर बैठ करके क्या बोलता है और बाहर करके क्या कहता है। सब कुछ साफ साफ हो जाता। जिसने जो डिमांड की उसको वो मिला। पूरा देश इस समय एक आपातकाल में है। सर्वश्रेष्ठ काम अगर इस देश में अगर किसी मुख्यमंत्री ने किया है तो 24 लाख श्रमिक बस हो या कहीं से भी हो, किसी भी तरीके से हो, ट्रेन से हो, पहुंचे हैं, वहां पर पहुंचाए गए हैं, क्वारंटाइन में रखे गए और माइग्रेशन के लिए एक बाकायदा एक कमीशन बना दिया गया है कि वो भूखे नहीं रहेंगे, बेकाम नहीं रहेंगे, बेरोजगार नहीं रहेंगे। बड़ी फ्लारी पिक्चर पेश कर रहे हैं, उनको काम मिलेगा। ये जो तस्वीर आप बयान इतना कर बड़ा रहे हैं काम ना, किसी हमारे मुख्यमंत्री ने किया आज इस हैं। आपातकाल में। शोभना जी, इस ये जो तस्वीर आप बयान कर रहे हैं उससे मैं सहमत नहीं हूँ। निजेश अवस्थी, जो तस्वीर आप बयान कर रहे हैं वो सच नहीं है, आप भी जानते हैं। हमारे तमाम रिपोर्टर्स फील्ड में मौजूद हैं, हम उन श्रमिकों से बात कर रहे हैं, उन गरीबों से हम बात कर रहे हैं। उन गरीबों का यही कहना है, चाहे कोई भी राज्य सरकारों में, किसी पार्टी की बात नहीं कर रही हूं, उनको खाने के लिए खाना नहीं है, पीने के लिए पानी नहीं है, रहने के लिए घर नहीं है। शोभना जी, हाँ, आप लाखों करोड़ों के पैकेज घोषित करते रहिए उनको, ये बात ठीक है कि कुछ लोग वेफर्स के पैकेट लेकर के पहुंच गए प्रवासियों के पास, उन प्रवासी मजदूरों के पास वेफर्स के पैकेट लेकर के पहुंच गए, एक पैकेट बांट दिया। वो खाना नहीं है, राशन नहीं है, बिल्कुल सामान्य सी बात है। और ना जब खाना बांटा जा रहा था तब कुछ लोग पैम्फलेट बांट रहे थे पंजाब में कि ये पैसा हम दे रहे हैं, वो भी झूठा। लोग प्रवासियों को खाना दे रहे थे, भागते हुए आपने देखा होगा गुरुद्वारे के लंगर से लोग खाना बांट रहे थे और वहां पे कांग्रेस पार्टी का एमएलए पैम्फलेट बांट रहा था। कांग्रेस पार्टी का एमएलए पैम्फलेट कह रहे हैं कि जहां पर बीजेपी शासित प्रदेश है वहां सब कुछ बढ़िया है, जहां कांग्रेस शासित है वहां परेशानियां ही परेशानियां हैं, ये कहने की कोशिश कर रहे हैं आप निजेश अवस्थी। हाँ जी, अशोक वानखड़े बोलिए अशोक। शोभना, 1 मिनट। यदि कांग्रेस कांग्रेस यदि पैकेट बांट रही तो बहुत गलत कर रही है। क्या ये झूठ है क्या? मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश यदि काढ़े के पैकेट अपने फोटो के साथ दे रहा वो भी गलत है, गलत सभी है ये। लेकिन जिन यात्रियों को 24 घंटे का बोल के ट्रेन में बिठा, मदद कम और फोटो ज्यादा खिंचाई जा रही है, मदद कम और सियासत ज्यादा की जा रही है। उनको खाने की व्यवस्था क्या? भूखे जा रहे यात्री। आज आप ये मत नहीं कह सकते कि यात्री ट्रेन में जा रहे तो बहुत खुश है। ठीक है, 24 घंटे का बोल के 48 घंटे से ज्यादा की लंबी ट्रेन शुक्ला जी, अगर महाराष्ट्र सरकार की नाकामी प्लीज एक कर, ठीक है, आप शांत हो जाइए। अब मुझे शुक्ला जी से जवाब ले लेने दीजिए। दूध की धुली नहीं है। ठीक है अशोक वानखड़े जी, प्रेम शुक्ला जी, सुन लीजिए सर, सुन लीजिए अशोक जी, सुन लीजिए।
प्रेम शुक्ला जी, मैंने माना कि महाराष्ट्र सरकार की नाकामी श्रमिकों को, गरीबों को रोक नहीं पाई, वो महाराष्ट्र में उनको उन्होंने जाने दिया। नाकामी तो आपकी भी है ना कि उत्तर प्रदेश के गरीब को दूसरे प्रदेशों में जाना पड़ता है काम करने के लिए, और जब वो लौट कर अपने घर आ रहे हैं तो बॉर्डर पर आप उन्हें रोक दे रहे हैं। अच्छा प्रश्न आपने किया। ये तो पिछले 3 वर्षों में ही सारी, मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी हुई। उसके पहले तो बेरोजगारी थी नहीं। मुझे लगता है मायावती कार्यकाल में, मुलायम सिंह यादव कार्यकाल में, कांग्रेस के कार्यकाल में उत्तर प्रदेश का कोई माइग्रेट ही नहीं करता था। मैं 4 पीढ़ी पहले माइग्रेट किया हूँ, तब तो भारतीय जनता पार्टी की स्थापना भी नहीं हुई थी। तो इसका मतलब है माइग्रेशन इसलिए हुआ क्योंकि कांग्रेस की नीतियां उत्तर प्रदेश में औद्योगिकरण की नहीं थी, उत्तर प्रदेश में रोजगार देने की नहीं थी। इस सत्य से कौन इनकार कर सकता है? और अब उसके बाद उत्तर प्रदेश में 26 लाख उत्तर प्रदेश में, तो 26 लाख राजनाथ सिंह भी रहे उत्तर प्रदेश में, मिली जुली सरकारें भी रही उत्तर प्रदेश में। आप राजनीतिक क्यों बन रहे हैं? उत्तर प्रदेश में तो 91 में मायावती और आपकी दोस्ती की छुट्टी हुई है क्या? लालजी टंडन तो भाई थे मायावती के। लीजिए अब आप यहाँ वहाँ की बात, फिर मैं कुछ कहूंगा। मैं यहाँ वहाँ की बात नहीं कर रही हूँ, मैं तो ये बताने की कोशिश कर रही हूँ कि आप सियासी दल बड़ी आसानी से अपना पल्ला झाड़ देते हैं ऐसे करके कंधे से। जानकारी के लिए बसपा ने चुनाव अरे शुक्ला जी सुनिए, अरे प्रेम भाई, सभी सीमा तक इसका जवाब नहीं दिया, सभी पॉलिटिकल पार्टी रखने देनी है। आपने तय कर रखा तो मैं चुप हो जाता हूँ। शोभना जी, अगर आपका ये नियम है कि भारतीय जनता पार्टी पक्ष रखे तो रोक दिया जाए तो मैं रुक जाऊँ। आप अपना नियम चलाइए। ये तो प्रेम शुक्ला जी देखिए, ये तो देखिए प्रेम शुक्ला जी, ये जो आप नेताओं की अदा है ना, ये जो आप नेताओं की अदा है ना, जब फंसने लगो, जो कोई, मैं बिल्कुल नहीं फंस रहा हूँ, मेरा उत्तर तो देने दीजिए भाई। बसपा का समझौता गठबंधन कांग्रेस के साथ होता है, गठबंधन सपा के साथ होता है, भाजपा के साथ आज तक कोई चुनावी गठबंधन हुआ क्या? नहीं हुआ। सर लालजी टंडन भाई थे मायावती के, राखी बांधते थे, आपने समर्थन दिया था, तभी तो मुख्यमंत्री बनी थी वो। अरे भाई, चुनावी गठबंधन किसके साथ हुआ वो तो बता दीजिए, वो क्यों विस्मृत कर दे रहे? मैं इतना ही याद दिला रहा हूँ। तो मतलब आप ये, अगर आज रोजगार नहीं है उत्तर प्रदेश में, इतनी गरीबी है, बिहार में तो चलिए, बिहार में तो आपकी सरकार है, वहाँ भी इतनी बेरोजगारी है, उसके लिए क्या जवाब है आपके पास? नहीं सुनेंगी तो मैं जवाब चलिए, मैं सुन रही हूँ बोलिए। सुने अच्छा देखिए, जंगल राज से उसको मंगल राज में बदला है। जहाँ शून्य उद्योग था वहाँ बेहतर किया बिहार में। हाँ, ये सही है कि बिहार में जितना होना चाहिए विकास वो नहीं हुआ। इस सत्य को स्वीकारने से कौन मना कर सकता है? लेकिन आज भी उत्तर प्रदेश और बिहार ही अपने श्रमिकों को ले रहा है, श्रमिकों को पैसे दे रहा है। जिन राज्यों को बिहार और उत्तर प्रदेश के मजदूरों ने बेहतरी दी, विशेष करके महाराष्ट्र को, उसने सौतेली माँ से भी बुरा व्यवहार किया। ये सत्य है। उनको राशन नहीं दिया। अरे आपके प्रदेश से भी पलायन हो रहा है प्रेम शुक्ला जी। इस नोएडा में जहाँ मैं बैठी हुई हूँ, मेरी बात हुई है मजदूरों से, बहुत से मजदूर यहाँ से गुजरात जा रहे हैं, राजस्थान जा रहे हैं। नोएडा उत्तर प्रदेश में ही है ना? हाँ है ना। तो यहाँ की फैक्ट्रियों से भी पलायन हो रहा है। तो क्या आपने भी सौतेली माँ का व्यवहार नहीं किया? आप भी अच्छी माँ, आप सगी माँ बन जाते ना, तो उत्तर प्रदेश से पलायन नहीं होता। हरियाणा से हो रहा है पलायन। सगी माँ की तरह व्यवहार किया। आप राजनीतिक दल अपनी जिम्मेदारी से पल्ला नहीं छुड़ा सकते। सापरा जी वापस लौटने के लिए पंजीयन करेंगे। सापरा जी आप कितना भी चिल्ला के कह लीजिए, सापरा जी आप कितना भी कह लीजिए कि महाराष्ट्र सरकार भला कर रही थी, महाराष्ट्र सरकार खाना दे रही थी, जिम्मेदार आप भी हैं, जिम्मेदार उत्तर प्रदेश की सरकार भी है। आपने भी बहुत लंबे समय तक देश में शासन चलाया है। अगर आपने शासन ठीक से चलाया होता तो आज गरीबों की यह हालत ना होती। शायद उत्तर प्रदेश छोड़ना ही नहीं पड़ता। केंद्र में आप रहे हैं बहुत लंबे समय तक। शोभना जी देखिए, मैं देख रहा था पिछले 10 मिनट से किस तरह से भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता अपने ही राजनीतिक चक्रव्यूह में फंस गए और उनसे अभिमन्यु के जैसे बाहर निकलने को नहीं हो रहा। अभी सवाल ये है कि एक एक करके योगी आदित्यनाथ किस तरह की गलतियां कर रहे हैं। अब उन्होंने एक वक्तव्य, भाई मैं आपके बीच में नहीं बोला था ना, मैं आपके बीच में नहीं, आपने सुनिए ना, मेरी बात सुन लीजिए, मैं आपके बीच में नहीं बोला। आपने गहलोत सरकार का भी झूठ बोला, मैंने आपको टोका नहीं। आप इतनी देर से झूठ बोल रहे हैं, मैं आपको टोक नहीं रहा हूं। जनता सारी चीजें देख, आपके झूठ पुराने जनता सारी चीजें देख रही है। एक एक करके बोलेंगे ना तो डिबेट सुन पाएंगे, हमारे दर्शक सुन पाएंगे। जी यही शोभना जी आपसे आग्रह कर रहा था पहले। मैं शोभना जी बदला लेंगे क्या सर? इतने व्यापक क्यों हो रहे हैं? आपको इंगित कर रहा हूँ।
अरे इतने नाराज मत होइए ना, शांत रहिए। अब आपकी पोल खुल गई, शांत हो जाइए। देखिए, अरे सावरा जी, पोल तो आपकी भी खुल गई, आपके भी 50-55 साल के शासन की खुल गई। अजय कुमार बिष्ट क्या कहते हैं कि सौतेली माँ जैसा व्यवहार हुआ, अगर सौतेली माँ जैसा व्यवहार होता तो ये प्रेम शुक्ला जी क्या अभी मुंबई में रहते, इनके साथ में क्या सौतेली माँ जैसा व्यवहार हो रहा है? आज प्रेम शुक्ला जी कहाँ से कहाँ तक आए हैं, तो क्या सौतेली माँ का व्यवहार हुआ है क्या? और ऊपर से योगी आदित्यनाथ ये कहते हैं कि हमारे श्रमिकों की अगर किसी को जरूरत है, अगर हमारे श्रमिकों की किसको जरूरत है तो हमसे इजाजत लेनी पड़ेगी। अब ये वक्तव्य उनका आया है। यानी आप एक देश, एक विधान, एक संविधान भी कहते हैं, फिर संविधान को तार-तार करते हैं। संविधान का आर्टिकल 19(1)(d) और 19(1)(e) का खुलेआम उल्लंघन है, जो योगी आदित्यनाथ जी ने कहा। एक तरफ आप 370 को हटा रहे हैं, दूसरी तरफ आप इस तरह के अंकुश लगाना चाहते कि एक राज्य से दूसरे राज्य कोई जा न सके। हमारा संविधान ये अलाउ करता है। एक्स्ट्राऑर्डिनरी सिचुएशन है, आप 370 से इस लॉकडाउन को कैसे कंपेयर कर रहे हैं? छात्रा जी, ये कैसी तुलना है? आप आम की तुलना सेब से कर रहे हैं, झूठ भी ये बोलते हैं। अरे सापरा जी, आप आम की तुलना सेब से करने लगे। शोभना, एक मिनट, 370 का इस लॉकडाउन से क्या संबंध है? मुझे मैंने उदाहरण दिया, 370 का खाली उदाहरण दिया कि जो लोग एक देश, एक विधान, एक संविधान बोलते हैं, उन लोगों का ये वक्तव्य है कि एक राज्य से दूसरे राज्य में हमारा मजदूर जाने से पहले हमारी परमिशन लीजिए। तो आप कहीं ना कहीं संविधान का उल्लंघन कर रहे हो। और अगर यही हर राज्य बोलने लगे, जी बहुत खुश मत होइए, जिसको आप बहुत चुनावी, आप जिसको अपना एक चुनावी सफलता मान रहे हैं कि ये गरीब जो आ गया है वो 2024 में आपको वोट देगा या आने वाले बिहार चुनाव में आपके साथ जाएगा, ये आपके भी 50-55 साल के शासन की पोल खुली है। अशोक वानखड़े, कोई पोल नहीं खुली है। शोभना जी, मुझे ये बताइए, अगर 6 साल में बीजेपी सरकार कुछ नहीं कर पाई तो 50-55 सालों में आप भी कुछ नहीं कर पाए। अशोक वानखड़े, सापरा जी सुनिए, सुनने का महात्मा रखिए। सापरा जी सुनिए, आप कहते हैं कि योगी आदित्यनाथ क्यों नहीं आने दे रहे? आज कोरोना की स्थिति में, एक मिनट, आज कोरोना की स्थिति में हर राज्य ये डिसीजन ले रहा है। अरे महाराष्ट्र में तो एक जिले से दूसरे जिले में आप जाने नहीं दे रहे, सिवाय वाधवान ब्रदर्स के, जो बहुत बड़े भ्रष्टाचारी है और जिसके ऊपर ईडी का केस चल रहा था, वो सिर्फ आपके यहाँ घूम सकते हैं, बाकी एक जिले से दूसरे जिले नहीं जा सकते। अब आप योगी आदित्यनाथ को कहते हो कि आपने क्यों नहीं राज्य में आने दिया? ये दोहरी राजनीति नहीं चलेगी, राजनीति मत करिए इसमें, बिल्कुल राजनीति मत करिए। आपके यहाँ चरण सिंह जी ने बोला है, नहीं, ध्यान रखिए वानखेड़े जी, नहीं, सवाल ये नहीं है, नहीं, बिल्कुल के समय का वक्तव्य नहीं, लेकिन ये वो लागू करना कोरोना के समय का है। यानी जब भी यूपी से किसी श्रमिक को किसी राज्य में जाना है तो उत्तर ये आपका असम्पशन है, परमिशन लेके जाना है। ये आपका असम्पशन है, समय का नहीं है। चलिए ठीक है, मैं ये मानता नहीं, ये आपका असम्पशन है। चलिए ठीक है, मैं इस चर्चा पे लौटूंगी। बातें नहीं हो रही है। अशोक वानखड़े, सापरा जी, लौटूंगी इस चर्चा पे। जो हमारी चर्चा है वो बहुत ही दिलचस्प मोड़ पर है, और चर्चा ये कि उत्तर प्रदेश सरकार और महाराष्ट्र सरकार क्या सियासत कर रहे हैं श्रमिकों को लेकर। महाराष्ट्र सरकार और केंद्र सरकार के मंत्री पीयूष गोयल क्या ट्रेनों को चलाने को लेकर सियासत कर रहे हैं, और यही चर्चा का विषय बना हुआ है। मैं संजय गुप्ता जी आपके साथ अब ट्रेनों को लेकर बात करना चाहती हूं। पीयूष, माफ कीजिए, जो केंद्रीय रेल मंत्री हैं, उन्होंने आपसे ट्रेनों की लिस्ट मांगी कि आप दीजिए, जो पैसेंजर्स हैं उनकी लिस्ट दे दीजिए हमें, हम 125 ट्रेन चलाने के लिए तैयार हैं। आपने लिस्ट सिर्फ 47 ट्रेनों की सौंपी। मांग तो आप बहुत दिनों से कर रहे थे, तो तैयारी क्यों नहीं? 46 ट्रेनों की आपने सौंपी, तो तैयारी क्यों नहीं थी आपकी? नहीं, देखिए, ट्रेनों के अंदर तैयारी किसी को भी भेजने के लिए तैयारी करने का एक प्रोसीजर है। एक लिस्ट तो ऑलरेडी रेलवे मिनिस्ट्री को दी हुई है, और एक लिस्ट और तैयार करने के लिए, एक टाइम चाहिए होता है। अब रात को वो ट्वीट करके अगर कहते हैं और फिर दोबारा फिर ट्वीट कर देते हैं 2 बजे, तो एकदम से तैयारी कैसे हो सकती है? जबकि इसको तैयारी को करने में 1-2 दिन लग जाते हैं। तो ठीक है, उनके मन में चिंता थी, एक चिंता होने के कारण उन्होंने जो है के लिए समय लगता है, ट्वीट किए। ये लॉजिक है आपका, और इसीलिए आप लिस्ट नहीं दे पाए। सापरा जी आइए,
सापरा जी, इतने दिनों से आप डिमांड कर रहे थे, लगभग 20-25 दिनों से आप मांग कर रहे थे श्रमिक ट्रेन की, तो तैयारी तो आपको रखनी चाहिए थी ना? नहीं, देखिए शोभना जी, पूरी तैयारी मैं अभी आपको एकदम सरकारी रिकॉर्ड से बता रहा हूं कि जितनी ट्रेनें हमने पहले मांगी उससे हमको कम मिली है। दूसरी बात यह है कि कल ही दोपहर को 157 ट्रेनों की लिस्ट जो है वो सेंट्रल रेलवे के जनरल मैनेजर को दे दी गई थी। आप फोन करके पूछ सकते हैं। एक ग्रुप बना हुआ है जिसमें सेंट्रल रेलवे जनरल मैनेजर, वेस्टर्न रेलवे जनरल मैनेजर, दोनों रेलवे के डीआरएम हैं, कमर्शियल मैनेजर सारे हैं। इस ग्रुप को सभी को पता है 157 लोगों की ट्रेन मिली है। पीयूष गोयल जी ने इनको पूछे बिना ट्वीट कर दिया। जब उनको पता चला रात को कि 157 ट्रेनों की मांग आई हुई है, तब उन्होंने क्या पैतरा खेला है। अब हमारी सरकार को आज सुबह बोला गया कि आप इन 157 ट्रेनों के पूरे यात्रियों की लिस्ट दीजिए, यानी 2 लाख यात्रियों की लिस्ट दीजिए। और आमतौर पर क्या होता है कि 24 घंटे पहले जब सरकार पैसा भरती है टिकट का, तब यात्रियों की लिस्ट देती है। पहले ट्रेन कंफर्म करती है, फिर 24 घंटे पहले लिस्ट भी देते, पैसा भी देते हैं। तो अब ये 2 लाख लोगों का इकट्ठा लिस्ट मांग रहे हैं, जिसमें समय लगेगा। ये फैक्चुअल बात है। आप किसी भी जनरल मैनेजर से, डीआरएम, वेस्टर्न रेलवे, सेंट्रल रेलवे से कंफर्म कर सकते हैं। लॉजिकल है। प्रेम शुक्ला जी, भूपेश बघेल ने भी आपके ऊपर यही आरोप लगाया। आपने कहा हम तो 30 ट्रेन चलाना चाहते, इन्होंने 16 ही चलाने दी, तब आपकी पोल पट्टी खुली थी। अब आप कहते हैं कि 1 घंटे में हमें लिस्ट दे दीजिए। ये तो आप भी सत्ता संभाल रहे हैं, आप जानते हैं कि ये पॉसिबल नहीं है, फिजिबल नहीं है। फिर इस तरह का खेल ट्विटर पर क्यों? ये क्या सियासत है? ये खेल ये करें कि कहें कि हमको 80 ट्रेन मांग रहे हैं और हमको नहीं मिल रही है, और उसका उत्तर दे दिया जाए, तो ये खेल हो गया। ये आपका मूल्यांकन बहुत गलत है। आज ही प्रफुल्ल पटेल, मेरा मूल्यांकन एनसीपी नहीं के है। नेता है, नहीं आप ही का मूल्यांकन है। मैं तो अभी आपके मुख से सुन रहा हूं, तो किसका मूल्यांकन मालूम? नहीं, मैं आपको सच बता रही हूँ कि आप भी शासन में हैं, आप भी जानते हैं। जब प्रियंका गांधी ने बस लगाई तो आपने इतनी लंबी चौड़ी कागजी कार्रवाई की बात की। आज आप 1 घंटे में चाहते हैं कि 150 बसों की, 150 ट्रेनों की लिस्ट आपको दे दी जाए। तब आपको सारे नियम कायदे कानून याद आ गए। आज आपको कायदे नियम कानून याद नहीं आ रहे। टेम्पू है, ये तो टैक्सी है, ये तो स्कूटर है, ये तो 3 व्हीलर है। शोभना जी, ये गलत नैरेटिव मत दीजिए। तर्क सुनने की ये मोटर बाइक, एम्बुलेंस और ट्रक लगाए थे, ट्रैक्टर लगाए थे। ये सुन लीजिए मेरी बात। झूठी पार्टी है। किसी से चाहिए, कोई 1 आदमी है, कोई 2 आदमी है, 4 आदमी है। रघुदेव जी, मैंने वो खाली बसों की लौटती हुई तस्वीरें और पैदल मजदूरों के बड़े पैरों में छाले देखे हैं। रहने दीजिए। भाग जाएंगे तो कैसे काम? ये योगी जी का ये नहीं, मुझे प्रेम शुक्ला जी से बात कर लेने दीजिए। रुक जाइए शुक्ला जी। प्रेम शुक्ला जी, ट्विटर पर लिस्ट मांगी जाती है क्या? सरकार के लेवल पर क्या आपस में बात नहीं की जा सकती? माना आपका पुराने दोस्त थे और आपको धोखा दे गए, एनसीपी और कांग्रेस के साथ सत्ता बना, सरकार बना ली उन्होंने। सबसे बड़ा संकट है। हाँ। आप प्रश्न पूछकर भाग जाते। नहीं, मैं आपके पास सुन रही हूँ, आप ही का जवाब सुन रही हूँ। अच्छा प्रश्न है, अच्छा प्रश्न सुन लीजिए ना। आदरणीय पीयूष जी ने बहुत विस्तार से आपने तो अभी तक जवाब नहीं दिया। योगी जी ने सही कहा, किया है, दोनों को सील करके किसी को आने नहीं देंगे। आपने इस बात का जवाब नहीं दिया। रुक जाइए संजय गुप्ता जी, रुक जाइए। ट्रेनों की सूची मांगी गई, सिर्फ 46 ट्रेन की लिस्ट दे पाई। ये सवाल तुम्हारा उसमें से 41 ट्रेन को दे दी गई। 157 ट्रेनों की सूची दी गई है। हमारे रेल मंत्री जो है, रेल मंत्री सूची। एक मिनट रुक जाइए सापरा जी, जब आपकी बारी थी तो मैं आपको सुन रही थी ना। 1 मिनट, आप ट्रेनों की सूची नहीं मांग रहे, आप ट्रेनों की सूची नहीं मांग रहे, यात्रियों की सूची। सापरा जी, जब आपकी बारी आएगी, यार आप लोग सवाल उठा दे रहे, बात जवाब तो लेने दीजिए। सापरा जी, आपकी बारी थी तो आप बोले थे ना, झूठ बोल करके निकल तब प्रेम शुक्ला जी बीच में नहीं बोले थे ना। सापरा जी, जब आप बोल रहे थे, कृपा करके चुप हो जाइए, कृपा करके चुप हो जाइए। पता है कि ट्रेनों की सूची नहीं मांगी गई थी, जो ट्रैवलर्स थे, जिन श्रमिकों को उसमें सफर करना था, उनकी सूची मांगी थी पीयूष गोयल जी ने, ये मालूम है। आप शांत हो जाइए, प्रेम शुक्ला जी से जवाब ले लेने दीजिए। बोलिए प्रेम शुक्ला जी। देखिए, इनके एक सांसद हैं जो पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं, अरविंद सावंत। उन्होंने कल शाम में कहा कि हमने 200 ट्रेनों की सूची दे दी है। उनसे कहा कि भाई साहब आप कृपा करके लिस्ट भेज दीजिए। नहीं भेजी गई। इनके पास सूची किसी प्रकार की नहीं थी। दूसरा, इन्होंने फिर समन्वय नहीं है। आदरणीय पीयूष गोयल जी ने बहुत स्पष्ट शब्दों में बताया कि जैसे बांद्रा में जब भीड़ जमा हुई तो वो बंगाल के लोग थे। आदरणीय शरद पवार को बीच में डाला गया और शरद पवार और पीयूष गोयल जी की
आए दिनों बात होती है। शरद पवार भी जो है, उनकी पार्टी एनसीपी इनकी सरकार की हिस्सेदार है। शरद पवार के प्रफुल्ल पटेल कहते हैं कि रेलवे उत्तम काम कर रही है। बंगाल की ट्रेनों को जब परमिशन नहीं मिल रही थी तो शरद पवार को मध्यस्थता कराई गई। शरद पवार जी ने ममता बनर्जी से बात की और ममता बनर्जी ने परमिशन दी। मेरी बात सुन लीजिए, हम समन्वय सिर्फ पूरी तरह से कर रहे हैं, लेकिन उद्धव ठाकरे जी ने समन्वय सिर्फ आप उन्हीं प्रदेशों में कर रहे हैं जहां आपकी सरकारें हैं। उत्तर प्रदेश में भरपूर ट्रेनें चल रही हैं, वो सरकार भी बढ़िया काम कर रही है। राजस्थान सरकार अच्छा काम नहीं कर रही, वो ट्रेनों को इजाजत नहीं दे रही। छत्तीसगढ़ इजाजत नहीं दे रही, पंजाब इजाजत नहीं दे रही। बता रहा हूँ। अच्छा, मेरी बात सुन लीजिए प्रेम शुक्ला जी, मेरी बात सुन लीजिए। खत्म कर दीजिए इजाजत देने का काम, हमारे देश के तो लोग हैं। किस तरह की इजाजत? खत्म कर दीजिए इस इजाजत देने के काम को। अवनीश अवस्थी जी के पास में बहुत देर से नहीं आई। अवनीश जी, क्या सरकारों से गलती हो गई? 23 मार्च को जनता कर्फ्यू के बाद जिस तरह लोगों की भीड़ पूना रेलवे स्टेशन पे इकट्ठा हो गई, ट्रेन के चलने के चलते 10,000 लोग पहुंच गए। अगर सरकार उसी समय फैसला ले लेती ट्रेन चलाने का, तो इस तरीके की अव्यवस्था ना होती, इतने गरीबों को अपनी जान न गंवानी पड़ती। गलती हो गई है सरकारों से। शोभना जी, गलती तो ये भी हुई केंद्र सरकार से कि सायन हॉस्पिटल में डेड बॉडी और पेशेंट एक साथ थे। ये मोदी की गलती है। ये तो इसमें राज्य सरकार कहां आती है? और आपको मैं बता दूं कि प्रवासी मजदूरों के जाने से पहले, वहां पहुंचने से पहले क्वारंटाइन सेंटर, वहां की हेल्थ कंडीशन, इन सब की तैयारी बहुत जरूरी थी। लिस्ट इसलिए मांगी जा रही यात्रियों की कि बाकायदा उनको क्वारंटाइन में रखना है, उनका टेस्ट करना है, कौन कहां से आया और कहां जाना है, इसकी जानकारी होनी चाहिए। नोडल ऑफिसर है। ये कोई ट्विटर की बात नहीं, आज ये टेक्नोलॉजी का सवाल है। जिसने कहा है कि हमने दे दी इस लिस्ट, वो दिखा दे कहां दे दी लिस्ट, सिर्फ दिखाए। राजस्थान की समझ लीजिए, राजस्थान में बस में से उतार करके ट्रक में भरा गया प्रवासी मजदूरों को, उन्होंने खुद बताया। औरैया में जिसका एक्सीडेंट हुआ, वो डेड बॉडीज भी साइन हॉस्पिटल में मोदी ने डलवाई थी ना, नरेंद्र मोदी ने डलवाई थी। वो तो की सरकार है, वहां पर सब कुछ परफेक्ट है। जहां बीजेपी शासित प्रदेश नहीं है, वहां सब कुछ परफेक्ट है। किसकी सरकार है? साइन हॉस्पिटल में किसकी सरकार है? आऊंगी अशोक वानखड़े। अच्छा, बहुत दिलचस्प कॉल पर है हमारे साथ मेहमानों का एक बड़ा पैनल जुड़ा हुआ है। अशोक वानखड़े जी, आपका मैं रुख करना चाहूंगी। 23 मार्च तारीख का मैं जिक्र इसलिए कर रही हूं बार बार, क्योंकि पूना से पटना ट्रेन चलाने की बात की गई। 10,000 लोग रेलवे स्टेशन पहुंच गए। महाराष्ट्र सरकार की भी नाकामी, केंद्र सरकार की भी नाकामी कि आप असेसमेंट ही नहीं कर पाए, आपका आकलन ही गलत हो गया और स्थिति इतनी भयावह है, इतनी विस्फोटक। देखिए शोभना जी, मैं बड़ा क्लियर बताता हूं आपको। जब ये श्रमिक एक्सप्रेस चलना शुरू हो गई कि स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग सिस्टम करके प्रोसीजर जो है उसका एक सर्कुलर आया, उसका 11 नंबर का क्लॉज कहता है कि पहले आप पूरी पैसेंजर की सूची रेलवे डिपार्टमेंट में देंगे, रेलवे डिपार्टमेंट उसके टिकट इशू करेगी और जिसको वो टिकट इशू करेगी वो पैसेंजर से पैसा इकट्ठा करके रेलवे डिपार्टमेंट में भरेगा। ये पहला सर्कुलर। उसके बाद एक सप्ताह तक इसी सर्कुलर के तहत ट्रेनें चली। जब सोनिया गांधी जी ने कहा कि मैं पैसा दूंगी या कांग्रेस पैसा देगी, तब यह आया कि 85% स्टेट देगा, 15% स्टेट देगा, 85% हम वहन करेंगे। उसके बारे में अभी भी कंफ्यूजन है। रेलवे का कंफ्यूजन यह है कि रेलवे डिपार्टमेंट और राज्य सरकारों के बीच में कई समन्वय नहीं है। महाराष्ट्र छोड़िए, उत्तर प्रदेश में वही हाल है। वही हाल उनका गुजरात में है। गुजरात में एक जगह लाठीचार्ज हुआ सिर्फ इसलिए कि उन्होंने, रेलवे डिपार्टमेंट ने बोला ट्रेन कब चलेगी, एडमिनिस्ट्रेशन, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने एक अलग टाइम दिया, लोग पहले पहुंच गए। ये बार बार हो रहा है। महाराष्ट्र में भी 3 ट्रेन चलनी थी, 2 ट्रेनें टाइम पे कैंसिल हो गई, पैसेंजर वापस आ गए। जब पैसेंजर आता है तो आप ये बात देखिए कि वो मजदूर है, वो अपना घर छोड़ के आया है, किराएदार मालिक ने उसको निकाल दिया है। अब यदि उसको बोला जाए 3 दिन के बाद ट्रेन होगी तो 3 दिन वो रहेगा कहाँ? ये प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है, ये कोई सुनने को तैयार नहीं है। दूसरी बात, ट्रेन का टाइम होता है 24 घंटे, 72 घंटे। चीन से अगर कुछ सबक ले लेते, चीन ने वुहान से किसी और शहर में फैलने नहीं दिया। एग्जैक्टली चीन से अगर कुछ सीख ले लेते तो अपने नागरिकों को, प्रदेश अपने नागरिकों को संभाल लेते। तो हमने कुछ नहीं सीखा और कोरोना आप देख रहे हैं किस तेजी से बढ़ रहा है, 1 लाख आंकड़ा पार कर चुका है। आखिरी कमेंट में ये करना चाहता हूँ कि जो बार बार कोटा की बात कहते हैं, कोटा में तो विद्यार्थियों ने तय किया था कि वो वही रहेंगे, वो प्रधानमंत्री की इज्जत करते हैं। लेकिन एक बिहार के मंत्री ने स्पेशल गाड़ी
झूठा अपने बच्चे को लेके चले गए। उत्तर प्रदेश सरकार ने भी वही काम किया, अपनी बसें लगा दी और राज्य सरकारों पे दबाव। मेरे साथ प्रेम शुक्ला जी, क्या समन्वय की कमी है जिसके चलते गरीब जनता को इतनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ रही है? राज्य सरकार और केंद्र सरकार या राज्य सरकारों के बीच आपस में रेलवे ने हर राज्य के लिए एक नोडल ऑफिसर दिया है। अब बार बार गुजरात का जिक्र करें, गुजरात में सिर्फ 4 ट्रेन कैंसिल हुई, महाराष्ट्र में 65 ट्रेन कैंसिल हुई, गुजरात में 4 ट्रेन कैंसिल हुई। उसमें जो है कुछ उत्पाती तत्वों ने उनको गिरफ्तार भी किया गया, उन्होंने पथराव किया, उस पर लाठीचार्ज हुआ, उसी घटना को बार बार उद्धृत किया जा रहा है। महाराष्ट्र में 65 ट्रेनें कैंसिल हुई और महाराष्ट्र में जब बंगाल की ट्रेन कैंसिल हुई तो स्वयं जो है पीयूष गोयल जी ने आदरणीय शरद पवार जी से बात करके समन्वय स्थापित किया। तो हम तो सबको साथ लेके चलना चाहते हैं, लेकिन आदरणीय उद्धव ठाकरे जी ने ट्विटर पे कमियां सिर्फ महाराष्ट्र सरकार की निकालते हैं, सबको साथ लेकर चलना चाहते हैं, लेकिन बात सिर्फ कांग्रेस शासित प्रदेशों की करते हैं हम ट्विटर पे। राजस्थान की निकाले कमी, महाराष्ट्र की तो पंजाब की निकाले, सपरा जी सामने से दिखाई दे रही है। ट्रेनें भी व्यवस्था इतनी खराब है कि जो ट्रेन गोरखपुर के लिए निकली वो उड़ीसा पहुंच गई। 3 दिन से चल रही है वो ट्रेन, 4 दिन में वो अपने डेस्टिनेशन पे नहीं पहुंच पा रही है। आपकी व्यवस्था तो ताली बजाने का मन कर रहा है प्रेम शुक्ला जी। गोरखपुर के लिए आप महाराष्ट्र से ट्रेन रवाना करते हैं, उड़ीसा पहुंच जाते हैं। सापरा जी का आखिरी कमेंट, सापरा जी का आखिरी कमेंट। सबका साथ सबका विकास, ये खुद ही उस नारे की धज्जियां उड़ा रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी का हर नेता, हर प्रवक्ता बेतुके बयान, नाजायज बयान करता है। ये उस पर नहीं बोलते जब इनके उत्तर प्रदेश के मंत्री उदयभान सिंह ने श्रमिकों की तुलना चोरों और डकैतों के साथ कर दी। प्रतापगढ़ के मेंबर पार्लियामेंट इनके जो है, उन्होंने मुंबई में कांदिवली में आकर कुल मिलाकर आप सब एक दूसरे को जिम्मेदार ठहराते रहिए, लेकिन जनता को सब समझ में आता है। सापरा जी, प्रेम शुक्ला जी, सब समझ में आता है जनता को। आपकी ये जो सियासत है ना, ये गरीबों को भुगता रही है। गरीब भुगत रहा है सड़कों पर, वो मर रहा है। रुकेंगे यहाँ पर हम एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद हमसे इस बहस में जुड़ने के लिए।